बिल्कुल सही है ना। फिर क्या था कि पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉब्लम पहले से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर प्रॉब्लम पहले से आइडेंटिफाई हो जाएंगी अगर प्लानिंग करोगे तो। मतलब तुमको अपना पॉइंट एक्सप्लेन कैसे करना है कि प्लानिंग कैसे बेनिफिशियल है ना। और तीसरा पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनाइज कर पाओगे और मैनेज कर पाओगे, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओगे, प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे, है ना। और चौथा कि अगर तुम प्लान कर लोगे तो फिर तुम चुन पाओगे टीम को अपनी, कि कौन कौन से टीम मेंबर्स को लेना चाहिए मुझे इसके लिए। क्या होता है ना कि टीम में सीनियर जूनियर बड़े सारे लोग होते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सिलेक्शन जो है वो काफी वो हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, है ना। फिर क्या है, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन, है ना। इसमें अपन हाईलाइट कर लेते हैं क्या है, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, सिलेक्शन ऑफ टीम, है ना, ठीक है। फिर डायरेक्शन और सुपरविजन, कितना टाइम मुझे दूसरों को चेक करने में लगाना है। मतलब कि क्लाइंट को तो चेक करूंगा, मैं ऑडिटर हूं, मेरी टीम जा रही है, उनके बंदों को भी तो चेक करना पड़ेगा ना मुझे अपनी टीम के बंदों को भी चेक करना पड़ेगा। गाइस समझ में आए, क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मैं ऑडिटर हूं तो जिम्मेदारी मेरी है मेन। हेलो हेलो, क्लियर है। तो अपनी टीम को मेरे को डायरेक्ट और सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट और सुपरवाइज कब करूंगा, कितना करूंगा, कैसे करूंगा, ये सारे मैटर प्लानिंग के बाद ही तय हो पाएंगे, समझे। ये सारे मैटर कैसे तय होंगे, प्लानिंग से, समझे हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन बस, अरे हाँ, कोऑर्डिनेशन विद एक्सपर्ट्स कह लो, ठीक है ना। एक्चुअली छोटी छोटी बातें करते जाएंगे तो पूरे टिक हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स के ऑडिटर मतलब कि ब्रांच ऑडिटर के लिए, फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहे हैं वो कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रॉपर टाइम वाइम आप डिसाइड कर पाओगे। बोलो गाइस, क्लियर है ये? हेलो हेलो, है ना। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये समझ में आया क्या? तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट अलग से टॉपिक है, समझ में रहे। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। बाकी बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगर आता है तो, है ना। उसके बाद फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब देखो, प्लान हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, प्रोग्राम हो गया, और वैसे तो आम भाषा में अगर अपन बात करें तो सारे सेम है, सब सेम ही है, समझ रहे। सेम मतलब कि क्या क्या सेम है, स्ट्रैटेजी हो गई, प्लानिंग हो गई, प्रोग्राम हो गया, ये सब सेम सेम ही है, क्लियर है ना, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल डिफरेंसेस, तो वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, क्लियर है गाइस, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ इन जनरल ओवरऑल जुड़ा होता है। एक चीज याद रखना बेटा, आपके दिमाग में जो जनरल मीनिंग होगा स्ट्रैटेजी का, आपके दिमाग में जो जनरल मीनिंग है स्ट्रैटेजी का, वो नहीं आ रहा है समझ में। जो हम यहां पर पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी का मतलब वही होगा स्ट्रैटेजी। दूसरी बात, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी है, तो उससे भी इसको रिलेट बिल्कुल भी ना करें, समझ में रहे। ज्यादा से ज्यादा बस प्लान बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं बस प्लान वाली बात ही है। अगर मैं इसको मीनिंगफुल समझाने की कोशिश करूं ना, तो बहुत माइन्यूट लेवल पर है बाइफरकेशन स्ट्रैटेजी में, प्लान में। उससे कहीं आसान होगा कि आप इसको वो कर लें, समझ में रहे, ठीक है ना। और कि भाई स्ट्रैटेजी में ही आएगा, प्लान में ही आएगा, ऐसा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द scope, timing and direction of audit and guides the development of more detailed audit plan, ठीक है ना। The auditor shall establish an overall audit strategy
मैं वही हाईलाइट करूंगा जो काम का होगा। ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी करता है दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड्स द ओवरऑल ऑडिट प्लान। बेटा ये क्वेश्चन है आ चुका है एग्जाम में, कमेंट बस समझ रहे हो गाइस, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये लाइन एज इट इज आपको एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। क्लियर है? ठीक है ना, एक्सप्लेन, कमेंट जो भी है ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी असेस द ऑडिटर टू डिटरमिन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है ना, सच मैटर्स। अब देखो क्या होता है ना कि बीच बीच में ऐसे शब्द यूज कर लेता है ना। अब ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है इसमें पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हैं। अरे कहने को उसने तो ऐसे ही बोल दिया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, लेकिन ये पूरे पूरे क्या है बेटा, स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं देखो, अगर आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लोगे ना, समझ रहे, तो आपको बहुत प्रॉपरली ऑडिट प्लान करने में हेल्प मिलेगी, समझ रहे। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, इसको एक जेनेरिक लेवल पर अगर अपन सोच के देखें तो यार कैसा चलाएंगे अपन ऑडिट, बहुत डायनामिक, मतलब बहुत डिटेल में चेकिंग करनी है, जनरल करनी है, यानी ओवरऑल लेवल पर अभी तय कर रहे हो आप, पर्टिकुलर नहीं। ये नहीं कि मैं बिल्डिंग कैसे चेक करूंगा, मैं पूरा ऑडिट कैसे करने वाला हूं, किस सोच के साथ करने वाला हूं, ये वाली बात है, समझेगा ये। हेलो 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 गाइस, ठीक है। तो देखो है ना, तो एक आया क्या कि द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। समझे क्या बोल रहा है, कौन कौन से बंदे लगाऊं, समझ आ रहा है, मतलब सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर ही है ये। क्या है बेटा, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर। अरे समझ, तो हाई रिस्क एरिया में एक्सपीरियंस वाले बंदों को लगाऊंगा। देखो अब जो कॉमन सेंस वाली बात है उसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं भरोसा कर रहा हूं कि तुम अपने इंस्टिंक्ट से लिख करके आ जाओ। अरे समझे, ठीक है ना, कुछ शब्द बुक के, कुछ तुम्हारे नॉलेज के, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो है ना, अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर, इस बात का है आंसर। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी काय में हेल्प करती है, टू डिटरमिन द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। गाइस समझा आप इस सेंटेंस को जो मैंने बोला अभी, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, है ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है ना। फिर आपको और काय में हेल्प करती है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, यहां पर रिसोर्सेज था लोग, यहां था लोग। अरे समझ, अरे यार ये भी वही है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर असाइन टू ऑब्जर्व इनवेट। हाँ, मतलब ये कि असाइनमेंट पे कितने जाएंगे और पर्टिकुलर कौन सा वर्क कितने लोग करेंगे। हेलो हेलो हेलो, जैसे कि इन्वेंट्री कितने लोग काउंट करेंगे, समझ में आ रही है बात, है ना। मतलब कि कितनी लोकेशन है तो कितने लोग जाएंगे, ओवरऑल प्लान बन रहा है अभी, अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। टोटल बजट, बजटेड आवर्स, समझ में आ रहा है, कितने टोटल आवर्स लगेंगे इतने लोगों के साथ हमको ये ऑडिट कंप्लीट करने में, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू टू डिटरमिन व्हेन दीज रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। व्हेन, इसका मतलब है ना, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज, है ना, हाउ मेनी, ये पहली बात। दूसरा, हाउ मेनी फॉर स्पेसिफिक एरियाज,
है ना, फिर व्हेन टू डिप्लॉय, समझ में आ रहा है ना, सच एज इंटरम स्टेज ऑफ ऑडिट और की कट ऑफ डेट्स, इस तरीके से अभी आप समझ जाएंगे कि व्हेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। फिर हाउ सच रिसोर्सेज, हाउ दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, सच एज whether at an interim audit stage or at the key cutoff dates, अरे हो गया ना। फिर how resources are managed, directed and supervised, how resources are, मतलब उनको मैनेज कैसे किया जा रहा है। देखो समझो, जो ऑडिटर खुद नहीं है उससे गलतियां हो सकती हैं बेटा, और जिम्मेदारी किसकी है, ऑडिटर की। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हेलो हेलो बताओ, उनको मैंने, परफेक्ट, बिल्कुल सही, मैनेज डायरेक्ट सुपरवाइज करना पड़ेगा, है ना। हाउ टू मैनेज लिख सकते हैं अपन, व्हेन टू डिप्लॉय, है ना, फिर हाउ टू कंट्रोल ओवरऑल लिख देते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है ना, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, एक तरीके से सिंपल भाषा में, क्लियर है गाइस। हाँ बेटा, हाँ बोला बोला, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से भी सेम ही मतलब निकल रहा है। देखो मतलब पहले वाले में वो बोल रहा है कि टोटल, समझ में आ रहा है, द रिसोर्सेज डेवलप फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज फॉर हाई रिस्क एरियाज और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब इसमें अपन ये कह सकते हैं, जैसे उसने एक्सपर्ट्स एक लिखा है एग्जाम्पल में, समझ में आ रहा है, तो अपन ये सोच सकते हैं कि भैया ओवरऑल कितने लोग लगेंगे, बाहर के लोग भी लगेंगे क्या, जैसे हमको कई बार क्या होता है आईटी एक्सपर्ट वगैरह लगता है, आ रहा है समझ में। और तुम इसको ऐसे कर सकते हो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो पहले वाले को कर लो, पहले वाले को हाउ मेनी के जगह, है ना, विच टाइप ऑफ, ऐसे कर लो तो ज्यादा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। बोलो क्लियर है, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज नहीं, मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक, अपन ने पढ़ा था ना कि ऑडिटर हर चीज तो नहीं कर सकता, तो जो चीज नहीं कर सकता लेकिन जरूरी है उनके लिए बाहर से लाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि कौन कौन से टाइप के लोग लगेंगे, क्या एक्सपीरियंस लोग ज्यादा लगेंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और लो लेवल, जैसे मान लो कोई नई एंटिटी है तो ऐसी टीम पिक कर लेंगे, छोटी मोटी सी एंटिटी है, समझ में आ रहा है। बड़ी एंटिटी है तो अच्छे लोग चाहिए, समझ में आ रहा है। अब अच्छे लोग चाहिए ये अलग पॉइंट है, ज्यादा लोग चाहिए अलग पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट को अपन अमाउंट कर देते हैं, आ रहा है समझ में, क्लियर है गाइस, है ना। अब जैसे मान लो कि आईटी कंपनी है, तो अपने को ये भी पता करना है कि यार आईटी कंपनी है तो अपने को एक आईटी एक्सपर्ट वाला तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ये हो गया पहला पॉइंट। फिर अपन लोग कितने लोग ले जाएं, 5, ये हो गया सेकंड पॉइंट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। Okay. पहले मैंने जो बता दिया था वो उसको देख करके बता दिया था कि द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, मतलब इन लोगों ने टाइप एक्चुअली लिखा ही नहीं, तो मतलब मैंने उसको भी अमाउंट से ही वो कर लिया था, ठीक है ना। चलो अब देखो, हाँ बेटा बोलो। ये मैं बताऊंगा, एक्चुअली क्या होता है कि साल के बीच में भी ऑडिट चालू हो जाता है, जरूरी नहीं है कि पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने का हम वेट करें, समझ में आ रहा है। जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 315 तो अपन पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है बेटा, है ना। अब illustration, the auditor of T of Hand Fab Limited is worried as the management of key resources to be employed to conduct audit, ठीक है ना। तो एक हैंड फैब लिमिटेड है, उसका ऑडिटर है टी, उसको लग रहा है कि यार कैसे मैं मैनेज करूं, समझ रहा है।
हाउ द ऑडिट स्ट्रैटेजी वुड बी हेल्पफुल, तो ये रहे, है ना? क्लियर है गाइस? पता है मेरे हिसाब से तो ये पूरा मतलब कि एक बहुत ब्रॉड सी चीज है, समझ आ रहा है? ठीक है, कि मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, सब ये स्ट्रैटेजी प्लान प्रोग्राम सब एक साथ बनता है, अपन ऐसा बाइफरकेशन करके नहीं चलते प्रैक्टिकली कि अच्छा ये अभी अब स्ट्रैटेजी है, ये अभी प्लान है, समझ में आ रहा है? बहुत माइन्यूट लेवल पर ये बाइफरकेशन फिर भी हो जाएगा, लेकिन इन जनरल तो समझ लो तुम कि मतलब ये सारा सेम चलता है, स्ट्रैटेजी और प्लान। ओवरऑल यहां पर अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं चारों में रिसोर्सेस की बात की गई है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो भैया क्यों सेट कर लूं मैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि भैया कितने लोग ले जाऊं, कौन से टाइप के लोग ले जाऊं, आ रहा है समझ में, और कब कब लगेंगे और कैसे मैं इनका काम चेक करूंगा। तो यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक बात जो है वो कवर की हुई है। अगर मैं वर्ड की तरफ ध्यान से देखूं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो मेरे को लगता है कितना बड़ा वर्ड है, आ रहा है समझ में? लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूं तो वो काफी लिमिटेड है, काफी नैरो है, आ रहा है समझ में? तो फिर इसकी वाइडर डेफिनेशन उनको कहां देखने को मिलेगी? ऑडिट प्लान में, आ रहा है समझ में? और अभी एस्टैब्लिशमेंट में मतलब मिक्स है, मतलब है। क्लियर? तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन चली गई है क्या गाइस? नहीं ना? मेरी स्क्रीन चली गई। अरे मैं जिस सिस्टम से कनेक्टेड था उसने बाहर ही फेंक दिया था मेरे को ना, है ना? चलो, अभी आ रही है ना? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक चलो आगे। ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हम्म, चलो। अरे यार ये सेकंड, मुझे इनवाइट किया था ना इस टीम में किसी ने। हेलो, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बाहर जाकर के आता हूँ क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ, हो नहीं रही है यार। देखो, चलो ठीक है। तो आया बेटा आप लोगों को समझ में मैंने क्या बताया, है ना? ठीक है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, मतलब आंसर तो वही है, सेम ही, कोई अंतर ही नहीं है। हेलो हेलो, है ना? अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी।
तो कह रहा है इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी द ऑडिटर शैल, तो ए पॉइंट है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, है ना। ये इसमें थोड़ा मिसमैच है लेकिन कंटेंट पूरा है ना, यही है। अब बहुत ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। जब मैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश कर रहा हूं तब किन बातों का ध्यान रखूंगा। आपको क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया, टॉपिक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। टॉपिक हेडिंग क्या है कि व्हेन, है ना, व्हेन आई विल बी मेकिंग स्ट्रैटेजी, है ना, तो व्हाट टू कंसिडर, क्या ध्यान रखूंगा। तो पहला है कि भैया एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि असाइनमेंट जो आपको मिला है ना, जो ऑडिट असाइनमेंट मिला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस असाइनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है गाइस, है ना। देखो एग्जाम्पल, द एक्सपेक्टेड कवरेज, है ना, कि कितना कवरेज करोगे, तो कितना कवरेज करना है इस बेस पे स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। हेलो हेलो हेलो, अभी अपन ने ऊपर बेनिफिट्स टाइप पढ़े, है ना, अब अपन कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी डिसाइड कैसे करना, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग नंबर ऑफ लोकेशन एंड कंपोनेंट्स, तो मतलब कितनी ब्रांचेस चेक करेंगे, क्योंकि 100% नहीं हो पाती है बहुत बार, है ना। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी डिवाइडेड टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सेगमेंटेशन एक अलग से स्टैंडर्ड है बेटा, सेगमेंट रिपोर्टिंग करके, ठीक है ना। एक सेकंड, ठीक है। सेगमेंट जो है ना वो अलग से डिफाइंड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेगमेंट का मतलब कि पार्ट्स में अपन बांट दें, अगर ओवरऑल अपन उस चीज को किस में बांट दें बेटा, पार्ट्स में बांट दें, है ना। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिट, जैसे दो प्रकार के सेगमेंट्स हैं आपके पास। पहला प्रकार है आपका, मान लो ज्योग्राफिकल, है ना। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट का क्या मतलब कि भैया मेरी एंटिटी जो है वो देश भर में 5 जोन्स में बटी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, समझ आ रहा है। तो मुझे 5 जोन ऑडिट करने हैं, ऐसा मैं बाइफरकेशन कर सकता हूँ। या दूसरा मैं प्रोडक्ट वाइज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट वाइज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट वाइज का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मेरी कंपनी 4 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, तो मैंने प्रोडक्ट वाइज अपने सेगमेंट्स को डिवाइड कर लिया। बोलो भाई, ये समझ में आया क्या बोला, है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, इसको देख के स्ट्रैटेजी बनाएंगे, है ना। फिर द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस obtained in previous audit, for example audit evidence relating to risk assessment procedure and test of control, समझ रहा है, मतलब पिछली बार का एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आ रहा है समझ में। अब बहुत ध्यान से, है ना, क्या बोल रहे हैं देखो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप, मतलब कि कितनी लोकेशंस हैं, समझ रहे। तो आप एक चीज याद रखना कि ये डिटेलिंग के बजाय आपके पास ओवरऑल पॉइंट है, ये ए वाला, कौन सा, कि एंगेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस असाइनमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी लोकेशंस हैं, पिछली बार क्या हुआ था, आ रहा है समझ, क्लियर है, कितने सेगमेंट हैं। तो बस इतना इतना, यानी कि इतना लिख लो, कितने सेगमेंट, कितने पुराना एक्सपीरियंस, समझ आ रहा है, कितनी लोकेशन, समझ आ रहा है। तो ये 6 शब्द लिख लो जिसमें कि 3 कॉमन ही है, समझ आ रहा है, यानी कि कितने
लोकेशन और सेगमेंट, समझ आ रहा है? क्लियर है? और लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, क्लियर है? ये 3 चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स तय होंगी करेंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके अपन एंगेजमेंट की ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कितने लोग लगाएंगे। बेटा पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, आ रहा है समझ में? है ना? फिर क्या है? ascertaining द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये हेडिंग क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कब ऑडिट रिपोर्ट देनी है, किसको देनी है, क्या मकसद है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो इससे अपन क्या करेंगे कि अपन ये देखेंगे कि अपने पास कितना वक्त है, समझ आ रहा है? और कौन कौन से कम्युनिकेशन इनको चाहिए हैं, मतलब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे को कितने राउंड इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। देखो समझो, ऑडिट कितने दिन में होगा? अच्छा बताओ, ऑडिट एक मान लो 100 करोड़ की एंटिटी है, समझ आ रहा है? तो कितने दिन में ऑडिट होगा? समझ में आ रहा है ना? तो भैया कुछ तय ही नहीं है, समझ आ रहा है? कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, क्लियर है? तो अपन बोलेंगे कि हाँ भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। जैसे अपन पढ़ाई का करते हैं ना, पढ़ाई का कैसे करते हैं? अपन ये थोड़ी देखते कि अपने पास मतलब अपने को कितना पढ़ने में टाइम लगेगा, ये बात तो कोई मायने थोड़ी रखती है, समझ में? अपन क्या देखते हैं? एग्जाम कब है, समझे कि नहीं? टाइम कितना है उतना लगाएंगे, आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो अपनी स्ट्रैटेजी एग्जाम को लेकर के किसको देख के तय होती है? समझ रहे? ऑब्जेक्टिव को देख करके, एग्जाम को देख करके। क्योंकि अगर हम इसको जितना कोर्स है अगर हम इसको प्रॉपरली पढ़ने जाएं तो कम से कम 3-3.5 साल चाहिए हमको, समझ रहे? वो तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है, आ रहा है समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द एंटिटी इज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज इंटरिम एंड फाइनल स्टेज, समझ रहा है? मतलब कब उसको रिपोर्ट देनी है इन जनरल, ठीक है ना? फिर क्या है? The organization of meetings with management and TCWG to disclose nature, timing and extent for audit work, है ना? कितना डिस्कशन करना पड़ेगा TCWG के साथ, ठीक है ना? विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना, कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क और एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, है ना? और स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क कंटिन्यूस लेवल पे। ये 3 चीजों के डिस्कशन होंगे मैनेजमेंट के साथ, समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसके बेसिस पर अपन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जिसके हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? हेलो हेलो हेलो, ठीक है? अब कंसिडर द फैक्टर्स इन द ऑडिट, है ना? कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोग जैसे किसी ऑडिट पे गए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो बहुत बहुत प्रॉपर होता है सिलेक्शन, मतलब समझ में आ रहा है? ऑडिट वगैरह को लेकर के जितनी बड़ी फॉर्म होता है ना उतना ज्यादा तुमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अब नॉर्मली क्या होता है, देखो आप लोग भी आर्टिकल्स बन करके जाओगे, जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार मेरे को ये वाला ऑडिट मिल जाए, वो वाला ऑडिट मिल जाए, समझ में आ रहा है? अगर आप बड़ी फर्म्स में हो, ठीक है ना, और अगर आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, या आप हो और आपका कोई ब्रदर है, आ रहा है? ठीक है ना? तो आप क्या चाहोगे कि आपको साथ में ऑडिट मिल जाए, समझ में आ रहा है? लेकिन आपको कभी साथ में ऑडिट पे नहीं भेजा जाएगा, कहीं समझ में आ रहा है क्या? और सोच के देखो, मैं अपनी इस बात को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं जो पढ़ रहे हैं। उन फैक्टर्स का ध्यान रखो जिनसे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं। हेलो हेलो,
उन फैक्टर्स का ध्यान रखना है जिनसे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट होते हैं। दोनों भाई जाएंगे तो हो सकता है कि फिर छुट्टी ही मनाने लग जाए, समझ रहे हैं? दो दोस्त जा रहे हैं और ऑडिट में जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी बढ़िया है, मस्त घूमेंगे फिरेंगे ये लोग, तो समझ में आ रहा है। इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है, समझ में आ रहा है, कि ऐसे में फिर पता चला ऑडिट जो है वो सफर कर जाएगा। हेलो हेलो गाइस बताओ, है ना। तो फैक्टर्स विच डायरेक्ट, विच है कैसे नहीं है ना, विच डायरेक्ट टीम एफर्ट्स, ऐसे रख सकते हो, ठीक है ना। फिर कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो है वो अलग होती है कुछ, कि जनरेट अपन ने बातचीत की मैनेजमेंट से, वर्कर से, आ रहा है समझ, ठीक है ना। और उसके अलावा जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके लिए मैं और भी काम कर सकता हूँ। देखो 144 सेक्शन 144 में मना है कुछ कुछ काम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब मना है, ठीक है ना। ऑडिट के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, ऑडिट के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है ना बेटा, आ रहा है समझ में। तो ऑडिट के साथ अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, हेलो हेलो, ठीक है ना। तो अगर की है वो सर्विसेज प्रोवाइड, अगर की है वो सर्विसेज प्रोवाइड, तो क्या होगा, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर यानी कि मेन ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर यानी कि मेन ऑडिटर, आ रहा है समझ में। मेन ऑडिटर वहां से भी अपना कुछ निकालने की कोशिश करेगा, समझ रहा है, वहां से भी वो रिलेवेंट पैसेज निकालने की कोशिश करेगा। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है ना। और ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement, तो वही होगी, समझ रहे। हाँ, वो कह रहा है वेदर एनी अदर एंगेजमेंट हैज ऑल्सो बीन परफॉर्म, ऐसे समझो, समझ रहे। क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने जो इसका ऑडिट कर रहा है, क्या इसको कुछ और सर्विसेज भी दी हैं, और अगर कुछ और सर्विसेज भी दी हैं तो क्या उसमें जो मेरे को नॉलेज मिला क्या वो अभी ऑडिट में काम आएगा, ऐसा, ठीक है ना। ये बहुत ऊपर वाला डिस्कशन है, मतलब समझ आ रहा है। मतलब अभी प्रैक्टिकली अगर तुम किसी ऑडिट पे जाओगे ना तो इतना आराम आराम से चीजें सीखने का मौका नहीं मिलता, इतनी हबड़ दबड़ मचती है ना वहां पर, समझ रहे हैं, कि आप प्रॉपरली बैठ करके सोच नहीं सकते हो सारे कॉन्सेप्ट, मतलब सीधे सीधे, मतलब जाओ तो सीधे इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि ऑडिट का एक प्रोसीजर पहले ही लगा दो, समझ रहे, फिर एक काम, जितना प्रकार से मल्टीटास्किंग हो सकती है उतना करो, जितनी जल्दी ऑडिट खत्म हो सकता है वो करो। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊं तो जो बड़ी फर्म्स हैं, बिग फोर्स हैं, समझ रहा है, ठीक है, उन लोगों ने अपना सिस्टम पता किस तरीके से रख रखा है, समझ रहा है, कि ऑडिट का उनका जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करता है, कि एम्प्लॉई या जो मैनेजर है वो कितने दिन में एक असाइनमेंट खत्म करता है, ठीक है। चलो मैं तुमको थोड़ा सा ना बताता हूँ, इससे तुमको आइडिया लगेगा कि क्यों थ्योरी और प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। जैसे मान लो कि, है ना, ए बी सी ये लोग टीम मेंबर्स हैं, डी जो है वो मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर, है ना, और ई जो है वो है एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, आ रहा है समझ, इसके साइन होने हैं, आ रहा है समझ। तो ऑब्वियसली बात है ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी है, गाइस समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है। ए बी और सी विल रिपोर्ट टू मैनेजर, मैनेजर विल गिव द ऑडिट, क्या कहते हैं उसको, फाइंडिंग्स टू ई, समझ रहे। अब देखना ध्यान से, ई तभी साइन करेगा जब ई सेटिस्फाइड होगा, समझ रहे, मतलब ई जो है वो तभी साइन करेगा जब वो सेटिस्फाई होगा,
यानी जब भरपूर एविडेंसेस मिल जाएंगे। क्लियर है? और मैनेजर का जो इंसेंटिव है वो है किस पर बेस्ड है? इंसेंटिव इस बात पर बेस्ड है कि कितनी जल्दी ऑडिट खत्म होगा। यहां से उन लोगों ने क्वालिटी वो कर ली, क्योंकि जल्दी खत्म होगा तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। समझ रहे? जल्दी खत्म होगा तो क्या नहीं आ पाएगी बेटा? क्वालिटी। समझो? हाँ ना, यहां से उन लोगों ने क्वालिटी ले ली बेटा, और यहां से उन लोगों ने टाइम भी बचा लिया, कॉस्ट बचा ली। क्लियर है बेटा? इसलिए बिग फोर में आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर बहुत बर्डन रहता है वर्क का। पर यू नो व्हाट, एक्चुअली में ये वर्क बर्डन इज अ बोन। क्यों? क्योंकि उनको तो सीखना ही है ना। गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? मैं थोड़ा सा बिग फोर का बता रहा था आपको। तो इसलिए ना अभी ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मतलब एकदम मैं आपको बोलूं कि यार ये बातें उतनी रेलेवेंट नहीं है, वैसी नहीं है, तो आपको ये जब आप जाओगे तो एक्चुअली में इसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मतलब कोई अगर डॉक्यूमेंट देखेगा तो उसको लगेगा यार गजब क्या ऑडिट हुआ है, पूरा 100% परफॉर्म हुआ तो है ही, क्योंकि वहां ध्यान रखते हैं इस बात का। किसी भी एक नॉर्मल एंटिटी के ऑडिट के मुकाबले ना, मतलब एक बिग फोर का ऑडिटर 50 गुना ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है, समझना रहे, जब वो साइन कर रहा होगा तो। समझना रहे? ऑब्वियस ही बात है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटीज रहती है। क्लियर है? लेकिन फिर भी लोकल लेवल पर जो ऑडिट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ही घटिया लेवल पर होते हैं। ठीक है गाइस? हेलो हेलो, हाँ बेटा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बड़ी फर्म्स में तो इतना काम रहता है, उन लोग हमेशा, उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज ही रहती है। एक्चुअली में वो लोग कम ही स्टाफ हायर करते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। आ रहा है समझ में? कि भैया 5 लोगों का काम 3 से करा लो। ठीक है ना? बिग फोर्स में साल भर ओपनिंग रहती है बेटा, साल भर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो बंदा वो लोग इतना चुन करके लेते हैं ना कि एक बंदा कम से कम 2 का 3 का काम तो करेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो फिर, हाँ, अरे 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 सुनना सुनना सुनना, हमने पापा का नाम पापा रखा, बच्चे का नाम बच्चा रखा। आ रहा है समझ में? बच्चे का नाम अपन ने डॉन रख दिया तो पापा से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझो। ऑडिट मैनेजर नाम किसने यूज किया? मैंने ना। समझ आ रहा है? ठीक है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो एंगेजमेंट पार्टनर के अंडर में ही रहता है। समझ आ रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर तो वो है बेटा जिसको साइन करने, जिसने सबको अपॉइंट कर रखा है। ऑडिट मैनेजर तो प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लेकिन वो पार्टनर भी नहीं होता। पार्टनर लेवल मतलब बहुत हाई लेवल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और हर जगह अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग नाम है, ये पोस्ट का नाम है बेटा। मैनेजर जरूरी नहीं है, कहीं पर हो सकता है मैनेजर हो भी ना, कुछ अलग ही नाम से हो, एसोसिएट नाम होते हैं। समझ में आ रहा है? कई जगह पर। ठीक है, तो मत परेशान हो इसको लेकर के। नहीं 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 नहीं। सबसे ऊपर होता है एंगेजमेंट पार्टनर, ऐसा मान लो तुम। ठीक है ना? क्योंकि वो तो साइन ही कर रहा है ना ऑडिट फॉर्म में। ठीक, चलो फिर, relationship between overall audit strategy and audit plan. So once the overall strategy has been established, an audit plan can be developed to address various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of resources. The establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated, since changes in one may result to the consequential changes to the other. अब इन लोगों ने क्या किया ना, रिलेशनशिप पहले बता दिया लेकिन ऑडिट प्लान उसके बाद बताया। तो पहले अपन एक काम करेंगे ना,
इसको अपन मार्क करके रख लेते हैं कि हो भैया हम तुमको देख लेंगे, लेकिन हम पहले ऑडिट प्लान तो देख लें, तब तो हम बता पाएंगे ना कि भाई क्या रिलेशन है ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में। बोलो भाई, ठीक है ना। तब देखो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, समझ में आ रहा है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना तो कोई बहुत खास डिफरेंस रहता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। मतलब प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी और प्लान लोकल फॉर्म, लोकल जगह पे तुम कहीं जाओगे और बोलोगे स्ट्रैटेजी में ये होता है, ये तो प्लान में होता है, तो समझ ही नहीं आएगी मैक्सिमम लोगों को। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना बेटा। तो ऑडिटर शेल डेवलप ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, उसके प्लान में किस चीज का डिस्क्रिप्शन होगा। अब देखो बहुत ध्यान से 315, अब यहाँ एकदम से खूब सारी बुकें खुल जाएंगी, समझ में आ रहा है। तुम ऐसा समझो कि तुमने 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी, आ रहा है समझ। अब बिजनेस स्टडीज में एकदम धड़ल्ले से वो यूज करता है पार्टनरशिप और कंपनी और इनकम टैक्स, आ रहा है समझ, ठीक है ना। वो सीधे सीधे यूज कर लेगा कि अरे देखो इतना टर्नओवर हो जाएगा तो तुम्हारा तुमको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब उसने तो नाम यूज कर लिया टैक्स ऑडिट, कहाँ पर, 12th में। और उसका इम्प्लीकेशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको। अगर मान लो कि 12th में वो बंदा उस तरीके से उसको बताने लग जाए तो कोर्स कितना हो जाता है। गाइज आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आपके बहुत सारे टॉपिक्स खुल जाएंगे जो एक्चुअली इसी सब्जेक्ट में आगे हैं आपको, जैसे ऐसे 315, उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन्ड है, समझ रहे, जो यहाँ सिर्फ उसका नाम दिया गया है। तो अभी अपन उनके डिस्क्रिप्शन उस पर वैसे नहीं जाएंगे अपन, आ रहा है समझ। लेकिन हाँ मैं जनरल आपको बताते जाऊंगा। क्लियर है, ठीक है ना। याद रखना बेटा, ऑडिट में हर 2 चैप्टर के बाद तुमको दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के रियल क्लैरिटी आ पाएगी। क्लियर है क्या, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब अपन थर्ड में पहुंचते हैं तो फर्स्ट भूल जाते हैं, लेकिन सारा कुछ रिलेटेबल है। जब आप उसको रिलेट करोगे ना तब एकदम एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आएगी आपको, मतलब समझ में आ रहा है। चलो, the nature, timing and extent of the planned risk assessment procedure as determined under SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. नाम ही बहुत शानदार है, रिस्क आइडेंटिफाई करना। अब अपन रिस्क सुनते हैं ना तो अपने को रिस्क हमेशा ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या है ये है मिस स्टेटमेंट का रिस्क बेटा। इस बात का रिस्क ऑडिटर को किस बात का रिस्क है कि अरे गलत चेकिंग ना हो जाए। मतलब अमाउंट गलत है फिर भी अपन ने बोल दिया ट्रू एंड फेयर है, अमाउंट गलत है फिर भी अपन ने बोल दिया ट्रू एंड फेयर है, मतलब मटेरियल मिस्टेक्स हैं। तो ऑडिटर पहले ये चेक करता है कि मैं कितना चेक करूं। हेलो हेलो हेलो, सीधे चेकिंग नहीं स्टार्ट होती, समझ में आ रहा है। पहले इस बात की चेकिंग होती है कि कितना चेकिंग का दायरा रखेंगे, और यही प्लानिंग की बात है। हेलो 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 गाइस, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, एंगेजमेंट लेटर में स्कोप तय होता है, आ रहा है समझ। एंगेजमेंट लेटर में हम ये तय करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं कि भैया देख इतना इतना हम करेंगे, ज्यादा चूं चौपड़ नहीं चलेगी, ऐसा समझ में आ रहा है। ये मत बोलना है तुम कि ये कर लो वो नहीं कर लो वो करो। यहाँ अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं कि भैया कितने दिन लगेंगे, आ रहा है समझ, और गलतियां होने के चांसेस कितने हैं। देखो समझो, मुझे बताओ कि 1 करोड़ वाली एंटिटी जिसका 1 करोड़ की सेल है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा या जिसमें 10 करोड़ की सेल है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ऑडिट करने में। बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। मतलब समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज नहीं है, 1 करोड़ का टर्नओवर है लेकिन ऑर्गेनाइज होने की बैंड बजी हुई है वहां पर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ना तुम 1 करोड़ वाले में पूरी चेकिंग करते हो ना 10 करोड़ वाले में, दोनों में अपन सैंपल चेकिंग करते हैं। और सैंपल साइज किस बेसिस पे तय होता है, रिस्क के बेसिस पर, समझ में आ रही है बात। हो सकता है कि 1 करोड़ वाली में विल एंड अप चेकिंग मोर सैंपल्स देन द एंटिटी हु इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़। गाइस ये क्लियर हुआ आपको जो बोला है ना। तो 315 में अपन रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। और पॉइंट देखो,
इंटरव्यू क्या बोल रहा है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ, हेलो आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे 315 में होता है रिस्क असेसमेंट और 330 में होता है रिस्पॉन्सेस टू दी असेस्ड रिस्क। यानी 315 में प्लानिंग करके एक तरीके से प्लानिंग करके, समझ रहे? याद रखना बेटा, ऑडिट प्लानिंग का स्टैंडर्ड है ऐसे 300। ये जो अभी अपन ने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ा ना, ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 300 में लिखा हुआ है, समझ रहे? लेकिन ये सब प्लानिंग के लिए, ठीक है ना? तो 315 में अपन रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, वो भी प्लानिंग का पार्ट है। और 330 यानी ऐसे 330 जो है, ऐसे 330 जो है बेटा, क्लियर है? ऐसे 330 जो है, ठीक है, उसमें है कि मैंने 315 में जो रिस्क आइडेंटिफाई किए उसके बेसिस पे कितने मेरे को सैंपल चेक करने हैं, एक तरीके से। याद रखना, मैं सिंप्लीफाइड भाषा में बता रहा हूं और उसमें बहुत ही पेचीदा शब्दों में ये बातें लिखी हुई है 330 में। हेलो हेलो हेलो, दो प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर और कंप्लायंस प्रोसीजर। तो देखेंगे अपन। बोलो गाइस, ओवरऑल यहां तक का क्लियर है कि नहीं? हाँ, अभी आएगा। अभी ये जो स्टैंडर्ड है, अभी क्या है ना कि कुछ कुछ छोटे छोटे डिस्कशन ऐसे हैं जिसको आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये बीच में आ गए तो ये मैं कैसे याद रखूंगा। उन पे इतना डिस्कशन होगा ना, किसी किसी पे अभी तुमको लगेगा कि यार 2 नंबर का भी आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, समझ रहे, तो तुम्हारे सामने दिक्कत पता क्या होगी कि इसको 2 नंबर में समेटे कैसे, इसके बारे में मैं इतना जानता हूँ, समझ आ रहा है? तो हमको हमेशा सही टॉपिक आइडेंटिफाई करना होगा। अभी तुम बस मतलब नॉलेज गेन करते जाओ और हाँ, साइड हेड्स बनाते जाओ, समझ रहे, मेन हेड्स के हिसाब से। जैसे मान लो कि अगर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान आया तो ये 2 चीजें अपने को लिखनी है, तो ऐसे तो याद करना पड़ेगा, समझ रहे? साइड हेड्स बना लो बस तुम्हारे ये मॉड्यूल के हिसाब से। ये सिर्फ एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी तुमको समझ में आ रहा होगा कि तुमको समझ में आएगा पूरा कि ऑडिट होता कैसे है, ये तो मैं तुमको पूरा सिखा दूंगा, चिंता मत करो। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? हम लोग पैरेलली क्या कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। एग्जाम का लेवल और ये जो बुक्स में है और इनका जो लेवल है, ये इतना कम है कि मैं क्या बताऊं। अरे साहब, ये लोग बहुत ही कम शब्दों में और मतलब विदाउट एनी प्रैक्टिकल वैसा वाला एक्सपोजर, सिर्फ टेक्स्ट के जरिए आपको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मुझे। लेकिन ठीक है, मतलब मैं वो सारे सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। और चेकिंग के फ्लॉज के चक्कर में उनका ये इतना ज्यादा बताना एकदम अजीब हो जाता है, सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है। यहाँ उनने बताया नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको पढ़ें और पता चला कि जब हम उसको एग्जाम में लिखने गए तो हम नॉलेज लेवल पर लिखेंगे और वो मार्क्स फिर हमको बुकिश लेवल पर दे रहा है, ठीक है? तो अपन दोनों चीजों की प्रिपरेशन करते चलेंगे। ये बात अपने माइंड में रखना। जो सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, मतलब ऑडिट बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर मान लो लीगल डिस्कशन होता तो सिंपल होता ना कि भैया ये वाले सेक्शन में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लीगल बुक का कंटेंट हो रहा है। अब जैसे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, उसमें मान लो सेक्शन 28 में जो लिखा है तो वो लिखा ही है, समझ रहे? वो किसी भी बुक में देख लो, किसी भी ऑथर से पूछ लो, सब में सेम डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ पर भाई अगर मान लो किसी पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखा है तो हर ऑडिटर का, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो हम अभी कौन से ओपिनियन को स्टिक करने वाले, बुक को। लेकिन ये हमको जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे ना, हमारा स्कोप बहुत ज्यादा और बहुत कम भी हो सकता है, ये बस इसका। तो इसके आगे के पॉइंट्स जो है, क्लाइंट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, अपन अलग से पढ़ेंगे और ये इसका सी पॉइंट भी, ठीक है ना? अभी टाइम हो गया है काफी सारा, तुम लोग की क्लास की है ना? तो तुम बस इसको ये समझ लो कि अदर प्रोसीजर, तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत कोई खास नहीं है, वो बोल रहा है अदर प्रोसीजर, समझ रहा है? ऑडिट प्लान में 315 के हिसाब से बनता है, 330 के हिसाब से बनता है, समझ रहा है? 315 के हिसाब से रिस्क असेस होता है, 330 के हिसाब से ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस तय होते हैं, और भी जो मुझे करने हैं स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, समझ रहा है? ये भी स्टैंडर्ड ही थे वैसे, लेकिन ठीक है, समझ रहा है? तो वो सब प्रोसीजर भी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। इस तरीके का बनता है मेरा ऑडिट प्लान। तो इस पर और डिस्कशन करेंगे अपन गाइस। क्लियर है? आज की सभा अपन समाप्त करते हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय गाइस।